गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू धामू राय आईएएस। जैसा कि कल मैं आप लोगों के सामने राजनीतिक व्यवस्था के कुछ टॉपिक पेश किए थे, आज मैं उन्हीं टॉपिकों में एक है संवैधानिक ढांचा, जिनके बारे में आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, संविधान की विशेषताएँ, संघ एवं राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, व्यक्ति के मूल अधिकार क्या क्या होते हैं, राज्य के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और राज्य की शक्तियाँ कितनी होती हैं। फिर उसके बाद नागरिकता कि कौन कौन से नागरिक होंगे, कौन विदेशी नागरिक होंगे, कौन देशी नागरिक होंगे। फिर संविधान की प्रस्तावना क्या क्या है, फिर मूल कर्तव्य क्या है नागरिकों के, फिर संविधान में कैसे संशोधन होता है, फिर कुछ संविधान विशेषज्ञ हुए या सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन थी कि संविधान के मूल ढांचा के बारे में, क्योंकि संसद जब मन करे तब संविधान में संशोधन कर देती थी। तो संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का पालन हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ मूल ढांचा दिए गए हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर आज मैं शुरू करता हूं आप लोगों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि भारत में जो संविधान का निर्माण है ना, उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। जैसे कि संविधान की मांग क्यों की गई भारत में। वैसे तो अगर देखा जाए तो संविधान की मांग 1934 में की गई है, परंतु जो संविधान का आधार है ना, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है। क्योंकि उसी समय भारत में पहली बार जो केंद्रीकृत शासन प्रणाली में कानून व्यवस्था की बात की गई, वो 1773 से हुई। क्योंकि भारत में उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। तो तीनों को एक रूप देने के लिए कि तीनों का शासन एक जगह से कंट्रोल हो, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट लाई संसद में, जिसके कारण एक पूरी तरह इंटीग्रेटेड सिस्टम बना, जिसमें मद्रास, बम्बई और बंगाल तीनों को एक किया गया। और जो बंगाल का गवर्नर हुआ वो बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित हुआ और उसी के अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल हो गए। और यहीं से शुरू होता है संविधान के निर्माण में जो ऐतिहासिक कारक हैं वो यहीं से आते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो आया क्यों। क्योंकि भारत में उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कार्यों के कारण बंगाल में अकाल पड़ गए और कंपनी के अंदर भी भ्रष्टाचार बढ़ गया, जिससे कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ी। तो वो ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड पेश की कि मुझे चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई, आप लोग सरकार चला रहे हैं, तो यदि अगर हम आपको देते हैं तो हम आपके कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, हमें उनकी रिपोर्ट आपको संसद में देना होगा जिसके बारे में हमें जानकारी हो। तो कंपनी ने कहा ठीक है। और दूसरा कारण ये भी था कि जितनी उस समय उपनिवेश थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो सब खाली हो रहे थे। जैसे अमेरिका में अमेरिकी क्रांति के तहत ब्रिटिश उपनिवेश ख़त्म हो गया और वहाँ पे अमेरिका स्वतंत्र हो गया। उसी तरह अब यहाँ पे भी होने लगा और ब्रिटिश सरकार को ये डर होने लगा कि कहीं भारत में भी कंपनी विद्रोह न कर दे। तो उसके लिए भी कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए भी 1773 का एक्ट लाया गया। तो 1773 का एक्ट इसीलिए लाया गया कि एक काम करते हैं कि जो भारत में शासन तंत्र है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत व्यवस्था हो, जिसके तहत एक सरकार हो, एक सुप्रीम कोर्ट हो और जो सरकार हो उसको समर्थन देने के लिए 4 कार्यपालिकाई सदस्य हों जो उनको समय समय पे सलाह दे सकें। और ये कर दिया गया कि जैसे जो भ्रष्टाचार था कंपनी में, तो कंपनी कोई रिश्वत न ले, कोई उपहार न ले, उसके लिए भी रोक की व्यवस्था की गई थी। और बाकी जो भी थे शक्तियाँ वो जैसे पहले से चलते आया था वैसे था। और 1773 का जो एक्ट था वो भारत में पहला आधार बना कि यहीं से संविधान के निर्माण की शुरुआत शुरू हुई। और आज जो हम संविधान की बात करते हैं तो उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट हुआ, फिर 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे काउंसिल एक्ट आए, तो और वही आधार बने भारतीय संविधान का। तो मैं आप लोगों के सामने आज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पेश किया हूँ और बाकी जो भी जानकारी होगी मैं कल नेक्स्ट क्लास में दूंगा। थैंक यू।